आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। आज से हम लोग पेपर 6 को शुरू करेंगे, जो कि सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास का रहने वाला है। और यह पेपर टोटल 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो पेपर 6 के लिए एक वीडियो पहले ही आ चुका है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया गया है, प्लस प्रीवियस ईयर में कैसा इसका व्यवहार रहा है उसके बारे में भी बताया गया है। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि पेपर 6 में किस तरीके से और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली पेपर 6 में हम लोग के 5 सेक्शन है और इन 5 सेक्शन से क्वेश्चन आता है और हम लोग को बनाना पड़ता है। जैसे कि सेक्शन ए जो है वो हम लोग का भौतिक विज्ञान का है, सेक्शन बी हम लोग का जीव विज्ञान का है, सेक्शन सी हम लोग का कृषि विज्ञान, सेक्शन डी हो गया हम लोग का वातावरणीय विज्ञान और सेक्शन ई हो गया हम लोग का विज्ञान और तकनीकी विकास। तो मेनली इतने 5 टॉपिक से 5 सेक्शन से हम लोग के पास पेपर 6 में 200 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर एक सेक्शन से, जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए से आपके पास 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन और इसके और में रहेगा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि 32 मार्क्स का रहने वाला है। और सेम सेक्शन बी के लिए है, सेक्शन सी के लिए और सेक्शन डी और ई के लिए भी है। यानी कि हर एक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन का अटेम्प्ट करना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का होगा। तो आपको 32 मार्क्स के लिए अप्रॉक्स 500 वर्ड तो मिनिमम लिखना ही लिखना है। और अगर आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को अगर मैनेज कर पा रहे हैं, तो 500 वर्ड से भी ओवर कर सकते हैं। तो आप पहले डिकोडिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिकोडिंग पेपर 6 वाला, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। आज के क्लास से हम लोग पेपर 6 में, जो कि सामान्य विज्ञान का है, इसमें हम लोग सेक्शन सी को शुरू करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर साइंस का रहने वाला है, कृषि विज्ञान का रहेगा। और कृषि विज्ञान में 5 चैप्टर है, तो ये 5 चैप्टर हम लोग का ट्राई करेंगे 5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपको PDF लेना है तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 6206193277। तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को, जो कि हम लोग का होगा कृषि विज्ञान का। तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग का झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, ये हो गया हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग को क्या पढ़ना है, तो झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र को पढ़ना है, वर्षा का प्रारूप पढ़ना है, और यहाँ पर अजैविक संघात किस प्रकार से झारखंड में देखने को मिलता है। तो इन 3 टॉपिक को हम लोग को कवर करना है, जिससे कि हम लोग का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र का उल्लेख करें। तो कृषि जलवायु क्षेत्र क्या हो गया कि ये मुख्य रूप से किसी प्रमुख जलवायु वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि किसी तरह के खास फसल की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है। तो क्या हो गया कि किसी प्रमुख जलवायु जहाँ पर किसी खास तरह की फसल की खेती के लिए उपयुक्त होता है, उसी को हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर भारत को 15 भागों में बांटा गया है, यानी कि भारत में कुल मिला के 15 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है, जिसमें झारखंड जो है वो 7वां नंबर में आता है। तो 7वां कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड आ जाता है। और क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष की मिट्टी, फसल, वर्षा, तापमान, विभिन्न वनस्पतियों आदि को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में कृषि जलवायु क्षेत्र को डिफाइन किया जाता है। मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल संसाधन की उपलब्धता आदि को आधार बनाकर देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और झारखंड देश के कृषि जलवायु क्षेत्र 7 पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। यानी कि पूरे देश को, पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें से झारखंड जो है वो 7वां कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समाज अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए मूल रूप से वनों पर ही निर्भर रहता है। तो ये हम लोग को पता है कि झारखंड जो है मुख्य रूप से आदिवासी बहुल जनसंख्या वाला राज्य है, और यहाँ की जो आदिवासी है वे मुख्य रूप से अपनी जो भी आधारभूत आवश्यकता है उनके लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है, जिसकी विशेषताओं के साथ वर्णन निम्न है। तो ये ध्यान रखना है कि झारखंड जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने झारखंड को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है।
और भारत में टोटल कितना कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि झारखंड वाला में क्या क्या है। तो एक तो पहला चीज़ कि झारखंड जो हो गया वो 7वां कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस 7 में भी फिर से इसको 3 भाग में अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या आ गया, पहला हम लोग का मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र, पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र। तो चूँकि पहले झारखंड क्या हो गया, 7वां कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, और उसके बाद फिर से कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग उप जलवायु क्षेत्र के नाम से जानेंगे। तो पहला क्या हो गया, मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र, फिर दूसरा पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र। तब एक एक यहाँ पर टॉपिक को देखते हैं हम लोग कि पहला क्या हो गया, मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो यह क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, चतरा और रांची का उत्तर पूर्वी भाग आदि जिले आते हैं, तथा इसे मुख्यतः 3 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। तो मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र में हम लोग का मुख्य रूप से ये सभी आ जाएंगे, जैसे कि चतरा हो गया, कोडरमा, हजारीबाग, ये यानी कि जितना भी यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का उत्तर पूर्वी साइड, और ये हो गया हम लोग का मध्य साइड। तो यहाँ के सभी जिले मुख्य रूप से मध्य एवं उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44% है। अब है यहाँ पे इसको क्या किया गया, 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि पहले क्षेत्र के अंतर्गत हजारीबाग, रामगढ़, उत्तर रांची और पश्चिम बोकारो का क्षेत्र को शामिल किया गया है, और इन क्षेत्र में महाद्वीपीय तुल्य जलवायु की दशा होने के उच्चावच्य संरचना के कारण गर्मियों में मासिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस एवं शीत ऋतु में 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। तो ये सभी क्षेत्र जो रामगढ़, हजारीबाग, ये सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है, यानी कि साल भर यहाँ के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि गर्मी के समय में यहाँ का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि ठंडा के समय में यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ये झारखंड का दूसरा प्रमुख वर्षा वाला क्षेत्र है, और अगर वर्षा की दृष्टि से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो हम लोग का हजारीबाग हो जाता है, जबकि जगह पूछा जाए तो नेतरहाट हो जाता है। तो यह जो क्षेत्र है, यानी कि मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र का जो पहला भाग में हम लोग डिवीजन किए हैं, तो इसमें ये वाला क्षेत्र हम लोग का मुख्य रूप से दूसरा वर्षा वाला क्षेत्र भी हो जाता है, जहाँ लगभग 130 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच औसत वर्षा होती है, और अधिकांश क्षेत्र में यहाँ लाल मिट्टी बहुतायत में मिलते हैं, जबकि दामोदर बेसिन के इर्द गिर्द की भाग में बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो पहला क्षेत्र में हम लोग का क्या क्या आ गया, हजारीबाग आ गया, रामगढ़ आ गया, उत्तर रांची आ गया, और पश्चिम बोकारो का क्षेत्र को शामिल किया गया है। यहाँ का जलवायु की बात किया जाए तो ये महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि गर्मी के समय में टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि ठंड के समय में यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर पानी की बात किया जाए, वर्षा की बात किया जाए, तो यहाँ पर औसत वर्षा 130 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और चूँकि झारखंड का 90% भूभाग जो है वो लाल मिट्टी से समृद्ध है, और यहाँ का क्षेत्र भी अधिकांश लाल मिट्टी ही यहाँ पे मिलते हैं। हालांकि यहाँ से दामोदर नदी भी हजारीबाग इधर से पार होते हैं, तो दामोदर बेसिन के साइड में बलुई मिट्टी का विस्तार भी देखने को मिलता है। अब है दूसरा क्षेत्र, तो दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग का संथाल परगना आ जाएगा, राजमहल पहाड़ी आ जाएगा, इन सभी को शामिल किया जाएगा, जिससे जलवायु प्रदेश में दुमका से साहेबगंज तक के जिले सम्मिलित होते हैं। झारखंड का यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ असमतल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। तो हम लोग का पहला क्या हो गया, मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत पहला हो गया हम लोग का हजारीबाग रामगढ़ वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा में आ जाता है हम लोग का संथाल परगना राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है, और यहाँ पे क्या है, उबड़ खाबड़ और असमतल क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, जहाँ पर औसत ऊंचाई जो है वो 200 से 300 मीटर है। परिणामतः इन क्षेत्रों में औसत वर्षा जो वो 100 से 130 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, जबकि पहला वाला क्षेत्र में हम लोग का वर्षा 130 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर, यानी कि संथाल परगना वाले क्षेत्र में इन क्षेत्र की तुलना में वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यह क्षेत्र झारखंड का प्रमुख मृदा अपवर्तित क्षेत्र है, क्योंकि कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर यहाँ वृक्षों की कटाई की जाती है।
तो संथाल परगना साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि कार्य ज़्यादा हो रहा है, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, मृदा अपरदन की समस्या भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गर्मियों में तापमान के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र पलामू उच्च भूमि व जमशेदपुर की लगभग सामान्य रहता है। यानी कि पलामू उच्च भूमि में जैसा टेम्परेचर रहता है और जमशेदपुर में जिस प्रकार का टेम्परेचर रहता है, लगभग उसी प्रकार का टेम्परेचर हम लोग को संथाल परगना और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। अब आगे है तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत, तो जो बच गया जैसे चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, तो ये सभी को शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 110 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर है, जबकि तापमान गर्मियों में 29 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है। ये क्षेत्र वनाच्छादन की दृष्टि से समृद्ध मानी जाती है, परंतु इनका संकेंद्रण कुछ ही क्षेत्रों में है। तो चतरा और कोडरमा में जो वार्षिक वर्षा है वो 110 से 130 सेंटीमीटर हो गया, जबकि हम लोग का संथाल परगना साइड में वार्षिक वर्षा जो था वो हम लोग का 100 से 130 सेंटीमीटर हो गया। और इससे पहले हम लोग का जो हजारीबाग वाला साइड था वहाँ पे वार्षिक वर्षा 130 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र यही वाला है। और तीसरा क्षेत्र भी यानी कि जो चतरा कोडरमा वाला क्षेत्र है, यहाँ का टेम्परेचर जो है गर्मी में 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि 29 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और वनाच्छादन की दृष्टि से भी यह वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना जाता है, लेकिन यह इसका संकेंद्रण जो है वो कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर चतरा हो गया, लातेहार हो गया, तो इन सभी चीज़ों में वनों की स्थिति काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का पहला वाला कि मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उपजलवायु क्षेत्र। तो क्या हो गया पहले कि पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, जिसमें से झारखंड जो है वो 7वां कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और झारखंड में फिर से इसको 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में, जिसको हम लोग उप जलवायु क्षेत्र के रूप में जान रहे हैं, उसमें डिवाइड किया गया। तो जिसमें से पहला हम लोग का हो गया मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र। अब दूसरा है पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र। तो देखिए ये हो गया हम लोग का पश्चिमी कृषि उप जलवायु क्षेत्र वाला क्षेत्र। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यह क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 36% हिस्सा है। और मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी कृषि क्षेत्र जो था वो हम लोग का 44% के आसपास था। तो पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र क्या हो गया, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 36% हिस्सा पर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, ये पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, और इसके अलावा रांची के भी कुछ भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। यह क्षेत्र राज्य का सबसे कम नगरीकृत व न्यूनतम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। तो चूँकि 2011 की रिपोर्ट का अगर देखा जाए तो जो लोहरदगा है वो हम लोग का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, जो कि हम लोग का मुख्य रूप से पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे कम नगरीकृत जगह भी है और सबसे कम जनघनत्व वाला भी क्षेत्र है। जलवायु की दृष्टि से यह काफ़ी विविधतापूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे निम्न उपविभागों के अंतर्गत समझा जा सकता है। यानी कि पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र जो है वो पूरे झारखंड के 36% के आसपास है। और इसमें मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा के साथ साथ रांची के कुछ भाग को भी शामिल किया जाता है। अगर इस क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें बहुत कम नगरीकरण हुआ है और यहाँ का जनघनत्व भी काफ़ी कम है। और लोहरदगा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम वाला जिला है। अब क्या है कि इसको अच्छे से समझने के लिए लोग फिर से इसको उप विभाग में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला आता है हम लोग का पाट क्षेत्र आता है। तो पाट का मतलब क्या होगा, समतल जमीन हो गया, जो कि ज़मीन से तो ऊपर रहेगा लेकिन ऊपर में जाके वो कैसा रहेगा, समतल रहेगा, यानी कि सिंपल से बेड जैसा रहेगा, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला हो गया हम लोग का पाट क्षेत्र हो गया। तो यह झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में आता है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में रहता है। तो पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट ही कितना है, 900 से 1100 मीटर है। और इस क्षेत्र का सिरा अरब सागर की मानसूनी हवाओं से भी वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो पाट क्षेत्र जो हम लोग का उल्टा ट्रायंगल की तरह होता है, जो कि मुख्य रूप से हम लोग का इस जगह पे आएगा, यहाँ पे। तो इसका जो पूर्वी भाग यानी कि पाट क्षेत्र का पूर्वी भाग जो है इसको मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त होती है। और इसका जो सिरा हो गया यानी कि ये जो सिरा हो गया ये मुख्य रूप से अरब सागर से वर्षा की प्राप्ति करता है। तो पाट क्षेत्र जिसको हम लोग पश्चिमी पठार के नाम से भी जानते हैं, और इसका निर्माण जो था वो इयोसीन काल में हुआ था। और पाट क्षेत्र का मतलब क्या हो गया
कि ज़मीन से ऊपर, लेकिन ऊपर में समतल ज़मीन होना चाहिए जिसका आकृति त्रिभुजाकार हो जाता है। अगर पाठ क्षेत्र का विस्तार का बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जो कि उल्टा ट्रायंगल की तरह है। वर्षा का बात किया जाए तो पाठ क्षेत्र का पूर्वी भाग जो इसको बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त होती है, जबकि पाठ क्षेत्र का जो सिरा वाला भाग हो गया इसको अरब सागर से वर्षा की प्राप्ति होती है। और इसका एवरेज ऊंचाई की बात करें तो ये 900 से 1100 मीटर के अंतर्गत रहता है। इस कारण पाठ क्षेत्र के ऊपरी भागों में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है एवं अपने उच्चावचीय संरचना के कारण यह शीत प्रदेश में आता है। वो तापमान जाड़े में हिमांक के नीचे चली जाती है। यानी कि चूंकि पाठ क्षेत्र को अरब सागर से भी पानी मिल रहा है और बंगाल की खाड़ी से भी पानी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होगी वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि 200 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। प्लस क्या हो गया कि इसकी जो उच्चावचीय संरचना है, जिसकी वजह से ठंड के समय में यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। और यहाँ के पहाड़ियों के उच्च भागों में लेटराइट मिट्टी व तलहटी में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का पाठ क्षेत्र हो गया, जो कि मुख्य रूप से पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। दूसरा आता है हम लोग का गढ़वा पलामू उच्च भूमि। तो गढ़वा पलामू उच्च भूमि जो है ये कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर कई बड़ी नदियों के माध्यम से बेहतर सिंचाई की जाती है। यद्यपि पाठ क्षेत्रों के विपरीत यहाँ वार्षिक तापांतर ज़्यादा होता है और इस क्षेत्र में दक्षिणी बिहार के महाद्वीपीय जलवायु दशा पाई जाती है। यह क्षेत्र चावल, गेहूँ, मक्का, सरसों, दलहन, रागी इत्यादि के उत्पादन में झारखंड का अग्रणी क्षेत्र है। तो गढ़वा पलामू उच्च भूमि जो हो गया कृषि के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे मुख्य रूप से चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, ये सब की खेती की जाती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर भी देखने को मिलता है। प्लस क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारी गढ़वा पलामू उच्च भूमि से बहुत सारी नदी भी बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई के उपलब्ध साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब तीसरा क्षेत्र, तो तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया और पश्चिमी रांची को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र के मध्य भाग में ढाल अपेक्षाकृत कम है, जिसे मोखान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र है। तो तीसरा क्षेत्र जो हो गया हम लोग का, उसमें मुख्य रूप से गुमला आ गया, सिमडेगा आ गया, रांची के कुछ भाग शामिल हो गए। और इस क्षेत्र का मध्य भाग जो है उसमें ढलान जो है, इंक्लिनेशन जो है वो बाकी की तुलना में, बाकी जगहों की तुलना में, जैसे पाठ क्षेत्र है उसकी तुलना में कम होता है, जिसको हम लोग मोखान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यह भी कृषि क्षेत्र के लिए फेमस है। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र अरब मानसूनी वर्षा से प्रभावित है एवं औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाई जाती है। एवं यह क्षेत्र भी मुख्यतः लाल मिट्टी से आकृत क्षेत्र है। तो चूँकि झारखंड में 90% एरिया पर लाल मिट्टी ही पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में लाल मिट्टी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो पश्चिमी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र था, इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया समझने के लिए वो भी हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग का तीसरा आता है जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र। तो ये रहा हम लोग का दक्षिण और ये रहा हम लोग का पूरब। तो दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आ जाएगा। तो यह झारखंड का सर्वाधिक नगरीकृत एवं द्वितीय जनघनत्व वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है वो कहाँ पे हम लोग का, तो यही दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उद्योग भी लगाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र भी हम लोग का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसमें मुख्य रूप से सरायकेला खरसावां, दक्षिण पूर्वी रांची और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम का भाग में सागरीय निकटता के कारण महासागरीय तुल्य जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। तो अगर हम लोग झारखंड का इस वाले क्षेत्र को देखेंगे पूर्वी सिंहभूम, तो इधर हम लोग का बंगाल की खाड़ी पड़ जाता है। तो बंगाल की खाड़ी है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव हम लोग का पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यद्यपि उद्योग धंधे की सांद्रता के कारण यह झारखंड का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र माना जाता है। जैसे कि जमशेदपुर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा उद्योग है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जाता है। इसके अलावा उद्योग में हो रहे अनियंत्रित विस्तार के कारण पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां सर्वाधिक पर्यावरण प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। यद्यपि यह क्षेत्र भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसूनी वर्षा से प्राप्त करता है और औसत यहाँ पर वर्षा 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यानी कि चूँकि हम लोग का जो दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र हो गया, यह मुख्य रूप से सागर प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। ये वाला पूर्वी सिंहभूम खास करके बे ऑफ बंगाल से प्रभावित देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है,
बंगाल की खाड़ी से तो इनको मानसूनी वर्षा प्राप्त होती ही होती है। प्लस क्या होता है, इस क्षेत्र को अरब सागर से भी वर्षा मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ का औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। इसके अलावा जो पाट क्षेत्र था वो भी मुख्य रूप से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी वर्षा प्राप्त करता था। यह स्थिति पंच परगना का मैदान व चाईबासा का मैदान अपेक्षाकृत समतल भूभाग जिसका कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र संपन्न क्षेत्र में माना जाता है। यानी कि क्या हो गया, हम लोग का दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि उप जलवायु क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक नगरीकृत प्लस द्वितीय जनघनत्व वाला क्षेत्र हो जाएगा, जिसके अंतर्गत सरायकेला खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा रांची के कुछ क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम है वो बे ऑफ बंगाल से काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्रभाव है वो सागरीय प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावे कोल्हान का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से अरब सागर से भी वर्षा प्राप्त होती है। यानी कुल मिला के यहाँ पर दोनों जगह से, बे ऑफ बंगाल से और अरब सागर दोनों से वर्षा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ का एवरेज वर्षा जो है वो 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते रहता है। नगरीकरण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए भी काफ़ी संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो यही है हम लोग का दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि उपजलवायु क्षेत्र। अब आगे है उपयुक्त क्षेत्रों का अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि झारखंड अपनी भूगर्भिक संरचना के कारण मध्यम कृषि क्षेत्र में सम्मिलित होता है, जहां 90% भाग पर लाल मिट्टी का विस्तार है। परिणामतः यहाँ की प्रमुख फसलों में चावल, मोटे अनाज, सब्जियां प्रमुख है, जबकि सिंचाई के लिए इन क्षेत्रों में तालाबों पर निर्भरता ज़्यादा होती है, क्योंकि लाल मिट्टी में पानी को अवशोषित करने की शक्ति नहीं होती है और नदियों में भी वर्षा काल में ही पानी ज़्यादा संग्रहित होता है। यानी कि हम लोग देखेंगे लगभग हर जगह में लाल मिट्टी पाया ही जा रहा है, लेकिन जो हम लोग का हजारीबाग वाला क्षेत्र था वहाँ पे वो नदी की वजह से उसके इर्द गिर्द में बलुई मिट्टी भी पाया गया था। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग हर जगह क्या देख रहे हैं कि लाल मिट्टी पाया जा रहा है, क्योंकि चूँकि झारखंड में हम लोग का 90% भूभाग पर लाल मिट्टी ही पाया जाता है और जो कि क्या था बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, प्लस सिंचाई साधन भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुख्य रूप से चावल हो गया या फिर मोटे अनाज हो गया या फिर सब्जी का ही खेती किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का जो ये पहला क्वेश्चन था कि झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र का उल्लेख करें, तो ये हम लोग का खत्म हो जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग 3 कृषि जलवायु क्षेत्र को देखें, जिसमें पहला हम लोग का हो गया मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा हो गया हम लोग का पश्चिमी पठारी कृषि उपजलवायु क्षेत्र और तीसरा हो गया हम लोग का ये कोल्हान वाला क्षेत्र हो गया, जिसको हम लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी कृषि उपजलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जानते हैं। और फिर इसमें भी हम लोग क्या कि डिवीजन करके अलग अलग तरीके से समझने का कोशिश की। अब हम लोग का आगे आता है झारखंड में वृष्टि के तरीकों का वर्णन करें, यानी कि झारखंड में किस प्रकार से वर्षा होती है उसके तरीकों को हम लोग को यहाँ पे वर्णन करना है। तो कर्क रेखा झारखंड के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसके आधार पर इसे सामान्य गर्म जलवायु का क्षेत्र माना जाता है। तो चूँकि झारखंड जो है वो कर्क रेखा जो झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा के मध्य से गुजरने की वजह से इसको झारखंड को मुख्य रूप से गर्म जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है। मौसम विज्ञानियों ने जलवायु के आधार पर झारखंड को पर्याप्त आर्द्रता और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा जो वो 1100 से 1250 मिलीमीटर के आसपास होता है, किंतु असमान भू आकृति के कारण इस वर्षा का 2/3 हिस्सा बहकर नदी नालों में चला जाता है। यहाँ ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु में वर्षा की मात्रा अलग अलग रहती है। यानी कि जो मौसम वैज्ञानिक है उन लोगों के आधार पर झारखंड का जो जलवायु है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता भी होता है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होता है। लेकिन राज्य का जो अधिकतम वर्षा जो होता है वो मुख्य रूप से वर्षा के दिनों में ही होता है और वह बहकर निकल जाता है। लगभग 80% पानी जो है वो बरसात के दिनों में निकल कर नदी नालों में चला जाता है। अगर यहाँ का एवरेज वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो वह 1100 से 1250 मिलीमीटर के आसपास होता है। अब देखते हैं अलग अलग मौसम में झारखंड में वर्षा का क्या क्या स्थिति है। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की स्थिति, तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु जो है वो झारखंड में मुख्य रूप से 15 मार्च से 15 जून के बीच में जाना जाता है। इस ऋतु में राज्य का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का आसपास रहता है। मार्च से मई तक यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, जिससे यहाँ मौसम गर्म हो जाता है। और अगर मई की बात किया जाए तो मई जो है वो झारखंड का सर्वाधिक गर्म वाला महीना हो जाता है। तो मार्च से मई की ओर जाते जाते यहाँ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते चला जाता है और मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और निम्न दाब की स्थिति बनने लगती है।
तो बात किया जाए ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की स्थिति, तो ग्रीष्म ऋतु झारखंड में 15 मार्च से 15 जून तक के अवधि में रहता है। औसत टेम्परेचर यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। और मार्च से मई तक यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लगातार बढ़ता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होगी, और हवाएं गर्म होगी तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, यानी कि झारखंड वाले क्षेत्र में यहाँ मुख्य रूप से निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं जून के मध्य तक यहाँ पहुँचने लगेगी। तो चूँकि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, काफ़ी गर्म हो गया है, यहाँ की जो वायु है वो अब गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और वहीं बंगाल की खाड़ी में क्या हाई टेम्परेचर जोन बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएँ हैं वो झारखंड की ओर आना शुरू कर देगी, और फाइनली जून के मध्य तक यहाँ पर पहुँचने लगेगी और यहाँ पर वर्षा शुरू कर देगी। इसके अलावा नॉर्वेस्टर का झारखंड के कुछ हिस्सों में प्रभाव रहता है, इससे तड़ित झंझायुक्त वर्षा भी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की स्थिति क्या हो गया, तो चूंकि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर झारखंड में निम्न वायुदाब के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, और बंगाली की खाड़ी में जो मानसूनी पवन है वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वो निम्न वायुदाब की ओर आएंगे और झारखंड में वर्षा करा के चल जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का गर्मी का स्थिति। अब आता है वर्षा ऋतु में वर्षा की क्या स्थिति है। तो झारखंड में 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा का समय रहता है। तो हम लोग का गर्मी का समय कितना हो गया, 15 मार्च से 15 जून, ये ध्यान रखना है। वर्षा का समय कितना हो गया, 15 जून से 15 अक्टूबर हो गया। यद्यपि प्रारंभ में ग्रीष्मकालीन प्रभाव रहता है, लेकिन वर्षा बढ़ने के साथ ही मौसम में परिवर्तन होने लगता है। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रवेश का समय लगभग 8 जून माना जाता है, और मध्य जून तक संपूर्ण राज्य में इसका प्रभाव व्याप्त हो जाता है। तो चूँकि गर्मी के समय क्या होता है, हम लोग का झारखंड में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें हैं वो झारखंड की ओर आना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बरसात के समय में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन प्रभाव भी थोड़ा समय तक बना रहता है, लेकिन वर्षा बढ़ने के साथ साथ यहाँ के मौसम में परिवर्तन होने लगता है। और क्या हो गया कि राज्य में जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन, जिसके बारे में आप लोग ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन जो है उनके प्रवेश का समय झारखंड में 8 जून को माना जाता है, और मध्य जून तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन जो संपूर्ण राज्य में फैल जाता है। यह राज्य अपने वार्षिक वर्षा का लगभग 80% हिस्सा इसी ऋतु में प्राप्त करता है, यानी कि झारखंड में जितना वर्षा होता है उसका 80% वर्षा जो होता है वो हम लोग का मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ही हो जाता है। बाकी 20% वर्षा हम लोग का ठंडा के समय थोड़ा बहुत, गर्मी के समय थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। क्षेत्रीय विषमता के कारण यहाँ वर्षा में भी भिन्नता पाई जाती है, और यहाँ ऊंचे क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, और वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो जो ऊंचे क्षेत्र होंगे वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगा। प्लस क्या होता है कि मानसून जो है वो हम लोग का मुख्य रूप से झारखंड में दक्षिण साइड से इंटर करता है। तो अगर दक्षिण से इधर से हम लोग का आ रहा है मानसून, तो दक्षिण से हम लोग का इधर आते आते, यानी कि उत्तर साइड आते आते वर्षा की मात्रा में कमी होगी। और इसी प्रकार से हम लोग का अरब सागर से इधर से मानसून आएगा, तो यहाँ से जैसे से इधर जाएंगे हम लोग, यानी कि पश्चिम से पूरब को जाएंगे हम लोग, तो वर्षा की मात्रा में कमी होगी। तो जब दक्षिण से पश्चिम की ओर जाएंगे, और जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे और पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलेगा। तो यही लिखा है कि दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाता है हम लोग का, नेतरहाट हो जाता है। जबकि जिला पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो हम लोग का हजारीबाग हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आता हम लोग का ठंडा के समय में वर्षा की स्थिति क्या है झारखंड में। तो ठंड का समय जो कि नवंबर से फरवरी के बीच में होता है, जिसमें जो जनवरी होता है वो हम लोग का झारखंड का सर्वाधिक ठंडा वाला महीना होता है। और गर्मी के बाद क्या जाए तो जो मई होता है वो सर्वाधिक गर्म वाला महीना झारखंड में माना जाता है। यहाँ शीत ऋतु में सीमित मात्रा में वर्षा होती है, और वह भी अनिश्चित प्रकृति के साथ, यानी कि यहाँ पे ठंडक के समय थोड़ा बहुत वर्षा देखने को मिलती है, जैसे कि मुख्य रूप से धान कटाई के बाद हम लोग को वर्षा देखने को मिलती है। और झारखंड में यहाँ वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव में ही होती है। यद्यपि कुछ वर्षों में वर्षा की न्यूनता भी रही है, जिससे राज्य में सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। तो अगर इस बार का ठंडा की बात किया जाए तो इस बार के ठंडा में झारखंड में पानी नहीं गिरा है, लेकिन बरसात में काफ़ी अच्छा पानी गिरा था इधर वाले क्षेत्र में, धनबाद वाले क्षेत्र में। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि जो कि मुख्य रूप से नवंबर से फरवरी के बीच में होता है, जनवरी को सर्वाधिक ठंड वाला महीना माना जाता है झारखंड में। यहाँ पर क्या होता है, जो वर्षा होता है ठंडा के समय वो सीमित मात्रा में होता है, या फिर इसमें अनिश्चितता भी देखने को मिलती है, जैसे कि इस बार देखने को मिला था। और अगर ठंड के समय पानी नहीं गिरता है तो इसके परिणाम क्या होता है कि इसके बाद गर्मी आता है, तो हो सकता है गर्मी में पानी की समस्या देखने को मिल जाएगी। जलवायु के आधार पर झारखंड में वर्षा पर्याप्त होती है, लेकिन प्राकृतिक वनों के कटाव से
इनमें कमी आ रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि भी होती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी होता ही नहीं है, जबकि बहुत सारे ऐसे जगह जैसे कि नेतरहाट हो गया, हजारीबाग हो गया, इन सभी जगहों में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। तो शीत ऋतु में क्या होगा, मुख्य रूप से ठंडा के समय में कुछ वर्षा की मात्रा देखने को मिलती है, जो कि अनिश्चितता दिखाई देती है। तो ये हो गया हम लोग का वर्षा का प्रारूप किस प्रकार से झारखंड में। तो पहला हो गया ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो रहा है। इसके बाद हम लोग का वर्षा ऋतु में तो वर्षा हो ही रहा है, जहाँ पर 80% वर्षा मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ही हो रहा है। और तीसरा हो गया शीत ऋतु में, जिसमें अनिश्चित प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आगे है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जल संसाधन एक प्राकृतिक वरदान है जिसके समान में जीव मंडल का विकास संभव नहीं है। यानी कि अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीव मंडल का विकास ही नहीं होगा। और झारखंड के लिए जल जो है, जल संसाधन का संरक्षण काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। और यहाँ का जो मैक्सिमम वर्षा होता है वो वर्षा ऋतु में ही होता है। और वर्षा ऋतु में ही क्या होता है कि मैक्सिमम पानी नदी नालों में बहकर चल जाता है। इसीलिए झारखंड में क्या होता है, वहाँ जल की समस्या देखने को मिलती है। ऊपर से झारखंड पठारी क्षेत्र है, यहाँ का ढलान काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहकर निकल जाता है और मृदा अपरदन भी देखने को मिलता है। तो खनन, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण, जंगलों का विनाश तेजी से हुआ है। यह राज्य पहाड़ी सतह का क्षेत्र है और इसी कारण इसमें वर्षा का जल ठहर नहीं पाता है। तो झारखंड में चूँकि बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण भी हो रहा है और परिणामस्वरूप शहरीकरण भी हो रहा है, जिसकी वजह से जंगलों की कटाई भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और अगर जंगल कट जाएंगे तो परिणाम क्या हो जाएगा, यहाँ की वर्षा में अनिश्चितता देखने को मिलेगी। प्लस क्या हो गया, झारखंड जो है पहाड़ी सतह का क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ का ढलान काफ़ी ज़्यादा रहता है और वर्षा का जल जो होता है वो ठहर नहीं पाता है। यानी कि यहाँ पर भूमिगत जल जो होता है उसका भंडारण काफ़ी कम हो जाता है। यही कारण है कि नदियाँ तथा नदी घाटियाँ राज्य में जल के मुख्य भंडार और स्रोत का कार्य करती है। यानी कि झारखंड में जल का मुख्य स्रोत जो हो गया वो मुख्य रूप से नदी ये सभी हो जाता है। झारखंड की अधिकतर नदियाँ क्या है, बरसाती है, अतः बरसात काल में यहाँ की नदियों में पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। इसके विपरीत ग्रीष्म काल में दामोदर तथा स्वर्णरेखा को छोड़कर अन्य नदियाँ जलविहीन हो जाती है या उनमें जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो जो कि झारखंड की जो नदी है ये मुख्य रूप से क्या होता है, बरसाती नदी होती है। और बरसात समय होता है तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का समय आता जाता है ये नदियाँ सूखना शुरू हो जाती है। और झारखंड में दामोदर नदी हो गया और स्वर्णरेखा नदी ही हो गया, जहाँ पर कुछ मात्रा में पानी की स्थिति अच्छा रहती है। इसके अलावा झारखंड का सोन नदी जो है वो एकमात्र ऐसा नदी है जो कि बरसात पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि 12 मास उस पर पानी देखा जाता है। तो यही है हम लोग का झारखंड में वर्षा का प्रारूप किस प्रकार से है और कहाँ कहाँ पर कब कब वर्षा होता है वो तरीका हो गया। अब हम लोग का आखिरी टॉपिक है एक, जो कि झारखंड में अजैविक दबाव। तो अजैविक दबाव क्या होता है, तो एक विशिष्ट वातावरण में जीवित जीवों पर गैर जीवित कारकों का नकारात्मक प्रभाव जो होता है वही क्या कहलाता है, अजैविक दबाव कहलाता है। जैसे कि दूसरे शब्द में देखते हैं इसको, अजैविक दबाव से तात्पर्य है प्रकृति में विद्यमान अजैव तत्व जिनमें जान नहीं होता, जैसे कि सूर्य की तीव्र प्रकाश, तेज हवाएं, भूकंप आदि, जिससे एक क्षेत्र विशेष के जीव जंतु प्रभावित होते हैं, वही हम लोग का क्या कहलाता है, अजैविक दबाव कहलाता है। अजैविक यानी कि जिनमें जान नहीं होता, जैसे कि सूर्य का रोशनी हो गया, हवा हो गया, भूकंप हो गया, पानी हो गया, तो बाढ़ हो गया, आग हो गया। तो इन सभी चीज़ों के वजह से वहाँ के रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होते हैं, तो वही स्थिति कहलाती है अजैविक दबाव वाली। अब यहाँ पे पेड़ पौधों को इसके विशेष रूप से क्षति पहुँचती है, क्योंकि ये विशेष रूप से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर रहते हैं। अब अगर काफ़ी तीव्र गति से सूर्य की रोशनी आएगी, बाढ़ आएगा या फिर तूफान आता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से कोई भी पेड़ पौधा हो गया उसी को क्षति पहुंचती है, क्योंकि ये पर्यावरण कारकों पर ही निर्भर रहते हैं। विश्व में अजैविक दबाव ने फसलों की वृद्धि और उत्पादकता पर प्रायः नकारात्मक प्रभाव ही डाला है। तो ये जायज़ सी बात है कि अगर आपके पास बाढ़ आ जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी आता है, सूखा की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो फसल होते हैं उनके उत्पादन और उत्पादकता में ही नकारात्मक प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। अजैविक दबाव एक प्रकार से अपरिहार्य प्रक्रिया है एवं इसके प्रभाव की सीमा को निर्धारित करते समय क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे अभी कि अजैविक दबाव जो वो सकारात्मक तरीके से भी होगा और नकारात्मक तरीके से। जैसे कि
दावानल, जिसको हम लोग वन में लगी आग के नाम से जानते हैं, जहाँ मानव सुरक्षा व कई जीव जंतुओं के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर जंगल में आग लग रहा है तो हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतु जलकर उसमें ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वहीं नई नस्ल के पैदा होने की विकास की भी संभावना भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो वहीं नए जीवों के बढ़ने के व विकसित होने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। यानी कि अजैविक दबाव के अपने अपने सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक पहलू भी है। सकारात्मक में क्या हो गया कि अगर पहले नकारात्मक देखते हैं, नकारात्मक क्या हो गया कि जैसे जंगल में अगर आग लगता है तो जिसकी वजह से हम लोग को भी हानि हो सकता है, प्लस वहाँ रहने वाले जीव जंतु के लिए भी वो खतरा हो सकता है। लेकिन जंगल में आग लगने से क्या होगा, नए नए जीवों के बढ़ने और उनके विकसित होने के भी अवसर प्राप्त होंगे। तो अजैविक दबाव क्या हो गया, अजैविक दबाव मतलब कि वहाँ किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जैव तत्व जो जीव जंतु हैं उन पर मुख्य रूप से अजैविक तत्व जैसे कि सूर्य की रोशनी, बाढ़, पानी, हवा, ये सब का प्रभाव पड़ता है। तो वही हम लोग का अजैविक दबाव कहलाता है। जैसे कि हो गया हम लोग का उच्च तापमान हो गया। तो जमशेदपुर टेम्परेचर के लिए फेमस है। धनबाद, रांची जैसे औद्योगिक शहर से निकलने वाले विभिन्न ग्रीन हाउस गैस से, हवा में कोयले के कणों की मौजूदगी, राज्य में व्यापक पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जैसे कि कोयला हो गया आदि झारखंड में अत्यधिक तापमान होने का प्रमुख कारण है। तो जो कि जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, ये मुख्य रूप से औद्योगिक शहर है। बहुत सारे उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इन उद्योगों से निकलने वाले जो ग्रीन हाउस गैस हैं या इसके अलावे झारखंड में कोयला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हवा में कोयला के कण की मौजूदगी हो गया। इसके अलावे कोयला का भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं, लगभग हर क्षेत्र हर काम में कोयला का उपयोग करते हैं। तो इसकी वजह से झारखंड में टेम्परेचर जो है काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और झारखंड में बड़ी मात्रा में उपस्थित खनिज पदार्थ भी इसमें सहायक है, क्योंकि खनिज पदार्थ विशेष रूप से विकिरण को अवशोषित व उत्सर्जित करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर क्या हो गया, हम लोग का वज्रपात हो रहा है, जो कि झारखंड के लिए एक प्रमुख समस्या भी है। तो राज्य आपदा प्राधिकरण के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी आपदा में वज्रपात को शुमार किया जाता है। यानी कि वज्रपात के बिना झारखंड को डिफाइन किया ही नहीं जाएगा। यह घटना मुख्यतः प्री मानसून अवधि में सर्वाधिक घटित होती है। यानी कि वर्षा आने से पहले यहाँ पर वज्रपात की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और हर बार वज्रपात से बहुत सारे लोगों की और जानवरों की मृत्यु भी होती है झारखंड में। 2016 की बात किया जाए तो 2016 में विभिन्न आपदाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में वज्रपात से प्रभावित लोगों की संख्या सर्वाधिक अधिक है। क्योंकि झारखंड धात्विक खनिजों के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, अतः ऐसे में आकाश में चमकने वाले बिजली के लिए धात्विक तत्व सुचालक का काम करती है। तो जो कि झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज है, धात्विक खनिज है, और ये धात्विक खनिज क्या करते हैं, आकाश में जो हम लोग का बिजली आता है उसको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि झारखंड में वज्रपात की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और यही कारण था कि 2016 में बहुत सारे आपदा से झारखंड में लोगों की जान गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जान जो है वो हम लोग का वज्रपात से ही गया है। इसके साथ ही साथ वज्रपात आता है, जैसे देखते हैं हम लोग कि गांव साइड में या फिर जंगल में पेड़ में वज्रपात गिरता है तो वो पेड़ ही पूरा सूख के खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो अगर वो पेड़ इतना बड़ा पेड़ को मरा सकता है तो सिंपल सा बात है कि कृषि क्षेत्र में कहीं पर अगर वज्रपात हो रहा है तो ऐसे में वहाँ का जो फसल है वो बचेगा, तो जाहिर से उत्तर है नहीं बचेगा। तो जिससे कृषि फसलों की पत्तियाँ व उद्योग संवहन तंत्र में सिकुड़ाव हो जाता है, अर्थात ये जल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर खड़ी फसल के बर्बाद होने से कृषि एवं कृषक दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो वज्रपात की वजह से एक तरफ जहाँ तो मनुष्यों और जीव जंतुओं की तो जान जा ही रही है, परिणाम क्या होता है कि खेत में, खलिहान में, इन जगहों पर अगर वज्रपात गिरता है, परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर जो भी फसल लगाया गया है वो फसल भी चौपट हो जाता है, जो कि कृषि और कृषक दोनों को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। तो ये भी हो गया हम लोग का वज्रपात हो गया, अजैविक दबाव। अब आता है शीतलहर, आता है ठंड का समय। तो जाड़े की ऋतु में प्राय झारखंड के सभी जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता है, परंतु उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाली जिले जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार क्षेत्र में न्यूनतम तापमान कभी कभी हिमांक तक चली जाती है। यानी कि शीतलहर जो पूरे झारखंड में तो रहता ही, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि हो गया गढ़वा, हो गया लातेहार, हो गया पलामू, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है, नेतरहाट में खास करके, जिसका प्रभाव मानव आबादी, जीव जंतु के साथ साथ कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। पाले जैसी घटना में पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। ठंड के समय हम लोग देखते हैं खास करके जो टमाटर का खेती होता है इधर, तो वहाँ पाले की समस्या की वजह से जो टमाटर होता है पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। क्योंकि ये एक प्राकृतिक घटना है जिसे रोक पाना संभव तो नहीं है, यद्यपि इस समय यथासंभव घाटी के निचले तल में खेती करने से बचना चाहिए एवं मिश्रित खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए,
जिसके अंतर्गत एक लंबी फसल के साथ एक छोटी फसल को लगाना चाहिए, ताकि पाले की वजह से अगर एक फसल चौपट होता है हम लोग का, तो दूसरा फसल क्या करेगा, हम लोग को बचाएगा। यानी कि फसल विविधीकरण अगर हम लोग अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं शीतलहर की वजह से जो पाला का समस्या है उससे हम लोग बच सकते हैं। आगे आता हम लोग का चक्रवात आता है। तो झारखंड का मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होता है, क्योंकि इसकी दूरी सागरीय भागों से तुलनात्मक रूप से कम। बंगाल की खाड़ी में तो क्या हो गया, चक्रवात जो हो गया वो झारखंड में मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होता है। और यह क्षेत्र जो वो क्या हो गया, इस सागरीय प्रभाव से बाकी जगहों की तुलना में यहाँ पर कम देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी में अप्रैल से मई एवं अगस्त से अक्टूबर के बीच कई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति निर्मित होती है, जिनमें से कुछ सुपर साइक्लोन के समकक्ष होते हैं। और इन चक्रवातों से उत्पन्न तेज हवाओं व वर्षा के कारण जान माल की हानि व संपत्ति का नुकसान होता है और कृषि फसलें तबाह हो जाती है। फिर आता है हम लोग का गर्मी का दिन आता है, जो कि अब आने वाला है, गर्म हवा जिसको हम लोग लू भी बोलते हैं। तो झारखंड मुख्यतः मध्यम तापमान वाला राज्य है, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री तक मानी जाती है। हालांकि अभी टेम्परेचर 45-46 डिग्री के आसपास भी चला जा रहा है, परंतु कुछ दशकों में जलवायु में हो रहे तीव्र परिवर्तन, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण इत्यादि के कारण औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। वेस्ट बंगाल यूपी को प्रभावित करने वाले नार्वेस्टर से तापमान में इजाफा हो रहा है एवं दिन के वक्त लू चलने की स्थिति एक सामान्य घटना बनती जा रही है, जिससे कृषि फसलों की उपस्थिति, नमी का वाष्पीकरण तेजी से होता है। यानी कि गर्म हवा जिसको हम लोग लू बोल रहे हैं। तो झारखंड का टेम्परेचर मुख्य रूप से 38 से 40 डिग्री के बीच में रहता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो झारखंड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा औद्योगिकरण, नगरीकरण की वजह से बढ़ते जा रहा है। और अगर गर्म हवा काफ़ी तेज़ी से चलेगा, इसका परिणाम क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वाष्पीकरण जो होगा, झारखंड में वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होगी काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कृषि फसलों में उपस्थित जो भी नमी है वो भी खत्म होने लगेगी। झारखंड जहाँ कुल कृषि भूमि के 9% पर सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ लू से पड़ने वाले प्रभावों से फसलों की रक्षा कर पाना वर्तमान में संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, जिससे रबी और जायद दोनों फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि झारखंड में एक तो सिंचाई साधन उतना अच्छा तरीके से उपलब्ध नहीं है। अब लू के प्रभाव को कम करने के लिए झारखंड में वर्तमान में कोई भी उपकरण नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय की जो फसलें हैं, जैसे रबी फसल है या फिर जायद फसल है, तो इन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। फिर जंगल में आग। तो झारखंड में मुख्यतः शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां वर्ष के प्रारंभिक महीनों में धरातल पर झड़ने लगती है। जैसे कि अभी का समय जो है, अभी क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे से पत्ते झड़ने लग रहे हैं। और इस समय जंगल में मुख्यतः 2 कारणों से आग लगते हैं। प्रथम के अंतर्गत तापमान में अधिकता एवं दूसरे के अंतर्गत मानव जनित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो क्या हो गया कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आपस में पेड़ पौधे में घर्षण की वजह से आग लग जाता है। और दूसरा क्या होता है कि मानव जनित गतिविधि की वजह से भी जंगल में आग लगने को देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत खास करके महुआ के फूल को इकट्ठा करने के लिए इन सूखी पत्तियों में आग लगा दी जाती है। तो महुआ के फूल को, क्योंकि झारखंड में जो पेय पदार्थ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और उसके निर्माण में सामान्यतः महुआ का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में महुआ के फूलों को एकत्रित करने के लिए उसके नीचे जो सूखी पत्ती होती है पेड़ के नीचे, उसको आग लगा दिया जाता है, ताकि जगह साफ हो जाएगा और महुआ के फूल को इजीली वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आग लगने से निर्मित राख प्रभाव से अच्छे चारागाह के निर्माण के कारण भी ऐसी गतिविधियाँ की जाती है। और आग, दूसरा वजह क्या होगा, आग इसलिए भी लगा दिया जाता है ताकि आने वाला टाइम पे वहाँ पर अच्छा किस्म का घास भी उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से वो नए चारागाह के रूप में विकसित होगा और वे अपने पशुओं को चरा पाएंगे। अतः इन वनों के बीच स्थिति कृषि भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जंगल में आग लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ रहने वाले जीवों को तो तकलीफ हो ही रहा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, प्लस कृषि भूमि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झारखंड की भू आकृति में असमानता है। यहाँ की भूमि का ढलान क्षेत्र पर स्थित होने के कारण वर्षा बहकर नदी नालों में चली जाती है, तो हम देखे ही हैं। और इसका प्रभावी रूप से संग्रहण नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश समय राज्य में सूखे की चपेट में ही रहता है। विगत कुछ दशकों में विकास के क्रम में, जैसे तीव्र शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण, आधारभूत ढांचे में सुधार आदि के नाम पर वनों की महाविनाश लीला हुई है, जिससे भी राज्य में सूखे की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो सूखा में क्या हो गया, तो झारखंड में मैक्सिमम वर्षा जो होता है वो वर्षा ऋतु में होता है और 80% तक वर्षा हो जाता है। इसके अलावा
क्योंकि झारखंड क्या है, ढलान वाले क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ का मैक्सिमम पानी जो होता है वो बहकर नदी नालों में चल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल ठहराव नहीं हो पाता है और स्थिति क्या हो जाता है, आने वाले टाइम पे गर्मी के दिनों में यहाँ पर सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। अब देखते हैं यहाँ पे सूखा। तो झारखंड भारत के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर होती है। परंतु पिछले दशकों से जलवायु में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव यहाँ के वर्षा प्रारूप पर भी नकारात्मक रूप से पड़ा है। इसके अलावा पठारी क्षेत्र होने के कारण जल का जमाव भी एक महत्वपूर्ण सूखे के कारण में से एक है। जो कि ऊपर में देखिए हम बताएं कि झारखंड मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र होने की वजह से मैक्सिमम पानी क्या होता है, बह जाता है, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी तो मिलता है, लेकिन सूखे के समय में झारखंड के अन्य जगहों में सूखे की समस्या देखने को मिलती है, पानी की समस्या देखने को मिलती है। किसी क्षेत्र में औसत से आधी वर्षा प्राप्त होती है तो इसे सूखे की स्थिति माना जाता है। यानी कि क्या हो गया कि जब किसी भी क्षेत्र में जितना औसत वर्षा है, जैसे कि 140 सेंटीमीटर हम लोग का एवरेज वर्षा है, तो अगर 140 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है तो वही स्थिति हम लोग का सूखा कहलाता है। और राज्य गठन के उपरांत 2010 में भयंकर सूखे के बाद 2015 का वर्षा भी झारखंड की कृषि के लिए विपरीत प्रभाव डालने वाला था। यानी कि 2010 में भयंकर सूखा देखने को मिला था, इसके बाद 2015 का जो सूखा था वो भी झारखंड की कृषि के लिए काफ़ी नेगेटिव था, जब लगभग 64% से ज़्यादा फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई थी। 2015 में क्या हो गया कि 64% से अधिक फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गया। तो अगर सिंचाई साधन उपलब्ध रहता तो कहीं ना कहीं हम लोग इससे बच सकते थे। झारखंड के लगभग सभी जिलों को सूखे की कमी झेलनी पड़ रही है, परंतु इसका सर्वाधिक प्रभाव पलामू, लोहरदगा, लातेहार, चतरा एवं गिरिडीह में देखने को मिलता है, जो कि झारखंड के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी कि सूखा भी वही जगह पर पड़ रहा है जो कि प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र के रूप में शामिल किए गए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा डोभा, कुएँ, वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, फसल चक्र प्रबंधन, वृक्षारोपण इत्यादि के माध्यम से सूखे पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है और इन सब में शुष्क कृषि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का डोभा, कुआं, वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, फसल चक्रण। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में कुछ कुछ करके पढ़ेंगे। फसल विविधीकरण में चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब आ गया था हम लोग का बाढ़ की समस्या। तो बाढ़ कब आएगा? जब पानी का ज़्यादा होगा। तो बाढ़ का तात्पर्य नदी में या अन्य जलीय जलाधिक्य होना व उसके अनियंत्रित फैलाव से संबंधित है। यानी कि बरसात के झारखंड में मुख्य रूप से पानी क्या वो गिरता है, बरसात के दिन में गिरता है। तो बरसात के दिन में जब पानी गिरता है तो बरसात से पहले गर्मी, तो गर्मी में नदी का आकार इस प्रकार हो जाता है, लेकिन सडनली इसमें पानी आता है, इसकी वजह से नदी का आकार इस प्रकार से हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और ये जो पानी होता है ये कहीं ना कहीं साइड में फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। तो यही स्थिति बाढ़ कहलाती है। इससे मानव आबादी या इसके संरचनात्मक तंत्र के साथ साथ बड़ी फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज्ञातव्य है कि झारखंड की नदियों में जलोढ़ मिट्टी के बजाय रेत की मात्रा ज़्यादा ही होती है, अतः इनके फैलाव से मृदा की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो झारखंड की नदी में जो बलुई मिट्टी है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाढ़ की वजह से यह मिट्टी क्या होता है, सारे कृषि योग्य क्षेत्र में फैल जाते हैं और परिणाम क्या होता है कि कृषि की उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल देते हैं। झारखंड की अधिकांश नदियों में जल का प्रभाव 12मासी नहीं होती है एवं उनकी चौड़ाई भी छोटी होती है, जिससे वर्षा काल में इन नदियों में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। और झारखंड में प्रमुख बाढ़ प्रभावित जिलों में साहिबगंज हो गया, क्योंकि साहिबगंज में ही हम लोग का गंगा नदी पास होता है, लातेहार हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका और पलामू, इसके साथ साथ पूर्वी सिंहभूम प्रमुख हो गया। तो इन सभी जगहों में मुख्य रूप से बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, जबकि लातेहार, चतरा, लोहरदगा इन सभी जगहों में सूखे की भी संभावना देखने को मिलती है। तो हम लोग को झारखंड में मुख्य रूप से जो अजैविक दबाव है, अजैविक दबाव मुख्य रूप से हम लोग को यही सारा पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि शीतलहर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का हो जाता है वज्रपात हो जाता है, झारखंड में सूखे की समस्या हो गया, झारखंड में जंगल में आग लगती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मुख्य रूप से अजैविक दबाव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अगर अजैविक दबाव से अगर क्वेश्चन बनता है आने वाले टाइम पे, तो यहाँ पे इनफ वर्ड दिया गया है और कायदे से हम लोग को 500 वर्ड के आसपास आंसर लिखना रहेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 1000 वर्ड के आसपास हो चुका है। तो आप लोग इसको इतना पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं 500 वर्ड तो ईजिली लिख लीजिएगा। प्लस सिलेबस कंप्लीट है, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी था वो सारा चीज़ कवर किया गया है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग का इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप लोग आराम से 1 से 2 बार पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी और चीज़ें याद भी हो जाएगी। बैठ के रटने की कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा आज याद होगा कल आप लोग उसको भूल जाइएगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।